जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर परमार्थी क्लासेज पर। साथियों, हमने इकोनॉमिक्स की श्रृंखला शुरू की थी जिसके अंदर हमने आरबीआई और उसके कार्य पढ़ लिए थे। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि हम आगे बैंकिंग वाली क्लास शुरू करेंगे और आज ये बैंकिंग वाली ही क्लास है। इसके अंदर हम भारतीय बैंकिंग सिस्टम है उसको पूरा पढ़ेंगे और बैंकों के अंदर कितने प्रकार के बैंक हैं, उनके कैसे कैसे कार्य हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, वो सारी बातें करेंगे। तो अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं हम जल्दी ही बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले मैं आपको बैंक के बारे में बता देता हूँ कि बैंक है क्या। तो बैंक की परिभाषा बताता हूँ। परिभाषा के अंदर क्या है, देखो बैंक है क्या। ये आपको बैंक दिख रहा है, आपने देखे हैं बैंक बहुत सारे देखे हैं। आज सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितना भी आपने देखा, नाम सुना, जिस प्रकार से बैंक है, क्या है, कौन सा बैंक किस प्रकार का है, वो सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहली बात है कि बैंक होता क्या है। बैंक जमा करने वाला तथा ऋण देने वाली एक वित्तीय संस्था है। सिंपल सी बात कहूँ तो बैंक एक संस्था है। पिछली वीडियो में मैंने बता भी दिया आपको। वैसे एक संस्था है, एक मध्यस्थ का काम करने वाली संस्था है जो वित्तीय मध्यस्थ का काम करती है। वित्तीय मध्यस्थ का काम मैंने कैसे बताया था, पिछली वीडियो में अच्छी तरह बताया था। वित्तीय मध्यस्थ का मतलब ये है कि ये ए बंदा है, ये बी बंदा है। ए और बी के पास में पैसे का आदान प्रदान होना है। इसके पास सरप्लस है, इसके पास कमी है, तो इन दोनों का आदान प्रदान, इसका जो सरप्लस है वो इसके पास चला जाए, इसके लिए मध्यस्थ की जरूरत पड़ी जो बैंक बन के आया। तो अब ये क्या करेगा, इसकी जमा स्वीकार करेगा और इसको मतलब ऋण के रूप में या लोन के रूप में दे देगा पैसे। तो मैंने ये लिखा है कि धन जमा करने तथा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला वित्तीय संस्था बैंक कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि बैंक ऐसी संस्था है जो वित्तीय मध्यस्थ का काम करती है। एक ही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारतीय बैंकिंग कंपनी कानून 1949 के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने तथा विनियोजित के लिए जनता का धन जमा करने से है, जिसे मांग करने पर हटाया जा सके तथा चेक, ड्राफ्ट, अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सके। ये बैंक की परिभाषा दी गई है बैंकिंग कानून अधिनियम 1949 में। अंदर टफ भाषा है, परिभाषा अच्छी नहीं है तो आपको इसको कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता। आपको जो मैंने परिभाषा बताई है, बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जो वित्तीय मध्यस्थ का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बता देना आप। तो आगे चलते हैं, बैंकों के वर्गीकरण की बात करते हैं। अब देखो, आपने सुने होंगे अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, सार्वजनिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कितने जाने कितने प्रकार के नाम सुने होंगे आपने, और आज तक कंफ्यूज भी रहे होंगे क्या होता है ये सब। मैं आज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, बैंकों का वर्गीकरण कर रखा है हमने दो प्रकार से। एक होते हैं गैर अनुसूचित बैंक, एक होते हैं अनुसूचित बैंक। तो ये अनुसूचित बैंक है और ये गैर अनुसूचित है। अब मतलब क्या है, अनुसूचित बैंक का मतलब क्या है, गैर अनुसूचित का मतलब क्या है। अनुसूचित बैंक का मतलब तो ये है जो आरबीआई अधिनियम की अनुसूची 2 में मतलब जिसकी अनुसूची 2 में, आरबीआई अधिनियम की अनुसूची 2 के अंदर जिसका नाम है वो बैंक तो है अनुसूचित बैंक, ठीक है। आरबीआई अधिनियम 1949 के अंदर एक अनुसूची है, अनुसूची 2 है। उस अनुसूची के अंदर जिस बैंक का नाम शामिल है उसको तो हम कहेंगे अनुसूचित बैंक, ठीक है। और जिसके अंदर भी उसका नाम शामिल नहीं है वो है गैर अनुसूचित बैंक। बस इतना ही है, मतलब इसको लेके कहीं नहीं घबराना, कुछ भी नहीं सोचना है। अनुसूचित का मतलब वो है जिसको लिखा गया है आरबीआई अधिनियम 1949 के अनुसूची 2 में, जिसका नाम दर्ज है वो तो है अनुसूचित बैंक, और जिसका नाम दर्ज नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक है। अब ये किसका दर्ज होगा किसका नहीं होगा, उसके लिए आरबीआई ने कुछ पैमाने बना रखे हैं, मानक बना रखे हैं। जो बैंक उनके मानक को पूरा करता है उसका नाम वो शामिल कर लेता है उस अनुसूची में, और जो नहीं करता उसका नाम वो शामिल नहीं करता। बस इतना ही है, समझ गए। अनुसूचित और गैर अनुसूचित का मतलब आप समझ गए। उसके बाद में जो अनुसूचित बैंक है, अनुसूचित बैंक दो प्रकार के हैं, एक तो वाणिज्यिक बैंक और एक सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, देखो गैर अनुसूचित बैंक बहुत कम है, बहुत कम है, कोई एक दो इक्का दुक्का मिलेगा, बाकी सब अनुसूचित बैंक ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अनुसूचित बैंक दो प्रकार के हैं, एक तो सहकारी बैंक, एक वाणिज्य बैंक। वाणिज्य और सहकारी इनको समझ लो एक बार, उसके बाद मैं आगे मैं बता दूंगा। वाणिज्य का मतलब क्या है, देखो कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल का मतलब आपने भी सुना होगा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज मतलब व्यापार से संबंधित, जो लाभ के लिए काम करे, लाभ के लिए काम करे, ठीक है। ऐसी कोई भी संस्था जो लाभ के लिए काम करे वो है वाणिज्यिक, ठीक है। तो जब बैंक अगर खुद के लाभ के लिए काम कर रहा है, बैंक जब अपने खुद के लाभ के लिए काम कर रहा है, खुद के लाभ के लिए काम कर रहा है, तो वो बैंक क्या कहलाएगा, वाणिज्यिक बैंक कहलाएगा। खुद लाभ कमाने के चक्कर में कोई बैंक काम कर रहा है तो वो क्या है, वाणिज्यिक बैंक। जैसे सपोज करो आपने कोई भी काम शुरू किया, कोई काम क्या शुरू किया, एक दुकान खोले, ये दुकान खोल ले, किसी मतलब किराने की दुकान ही खोले। अब ये किराने की दुकान आपने किस लिए खोली है, ताकि आपको लाभ मिले इससे। अगर ये लाभ के लिए खोली गई है तो ये वाणिज्यिक कॉमर्शियल
शॉप हो जाएगी, ठीक है, वाणिज्यिक दुकान कहलाएगी। इसी प्रकार बैंक अगर खुद खोलने वालों ने खुद के लाभ के लिए खोला है तो वो वाणिज्यिक बैंक है। समझ गए? तो वाणिज्यिक बैंक का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का मतलब है जो लाभ के लिए काम ना करे, लाभ के लिए काम ना करे, बल्कि जनता को वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए काम करे। उसका कोई मतलब नहीं है लाभ हो ना हो, उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ जनता को वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। तो वो कौन से हैं? सहकारी बैंक होंगे। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, मतलब इतना इतना करके चलते हैं कि इनको कोई नुकसान ना हो। लाभ तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन बस नुकसान ना हो, इस हिसाब से मैनेज करके चलते हैं अपने आप को। तो इसको कहेंगे हम सहकारी बैंक। समझ गए बात? अब देखो, वाणिज्यिक बैंकों को हमने आगे फर्दर डिवाइड किया है। सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, आरआरबी। सार्वजनिक, निजी, विदेशी, आरआरबी। एक बार समझ लेते हैं सार्वजनिक बैंक का मतलब क्या है। सार्वजनिक बैंक का मतलब यह है कि ऐसे बैंक जिनके अंदर सरकार की भागीदारी कम से कम 51% हो। कम से कम 51%, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 100% तक हो सकती है, 60 हो सकती है, 75 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 51% होनी चाहिए। जिस बैंक के अंदर सरकार की हिस्सेदारी 51% है, वो कौन सा बैंक है? सार्वजनिक बैंक है। और निजी बैंक का मतलब ये है जिस बैंक के अंदर सरकार की भागीदारी या तो है ही नहीं, और या है तो भी 50% से कम है तो भी 50% से कम है, कमी है थोड़ी है। कहने का मतलब निजी हाथों में है, निजी लोग चला रहे हैं, वो बैंक कौन सा होगा? निजी बैंक। विदेशी बैंक का मतलब है कि हमारे भारत के अंदर किसी दूसरे देश के बैंकों ने यहाँ अपनी फ्रेंचाइजी अपनी अपनी शाखा खोल रखी है, वो विदेशी बैंक कहलाएंगे। आरआरबी को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसको आरआरबी को मैं बता दूंगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खोले गए थे। आगे पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये। अब बात करते हैं आगे सार्वजनिक बैंक को हमने फर्दर बांट रखा है। सार्वजनिक बैंक मैंने राष्ट्रीयकृत बैंक बता दिया, एसबीआई बता दिया, अन्य बता दिए। अब देखो राष्ट्रीयकृत, एसबीआई, अन्य क्यों बताएं, अलग अलग क्यों बताएं, ये मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। राष्ट्रीयकृत का मतलब क्या है? राष्ट्रीयकृत का मतलब ये है वो बैंक जिनके शेयर को गवर्नमेंट ने खरीद लिए, वो बैंक जिनके शेयरों को गवर्नमेंट ने खरीदे, वो राष्ट्रीयकृत है, ठीक है। वो बैंक जिनके 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट ने खरीद लिए, वो क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक है। एसबीआई भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। एसबीआई भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, और इसका नाम पहले क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है, और 1955 में इसको एसबीआई का नाम दिया जाता है और राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अलग से मैंने इसलिए बता दिया, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और देश के अंदर प्रमुख बैंक भी है, ठीक है। अन्य बैंक भी है कुछ, सार्वजनिक बैंकों में आते हैं। तो आगे चलते हैं इस साइड में। सहकारी बैंक दो प्रकार के हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण। जो ग्रामीण क्षेत्रों में खुल रखे हैं वो ग्रामीण, और जो शहरी क्षेत्रों के लिए खोले गए हैं, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए खोले गए हैं, वो शहरी, और ग्रामीण के लिए ग्रामीण, ठीक है। दो प्रकार के हो गए। इस प्रकार से ये बैंकों का डिवीजन है, कोई ज़्यादा नहीं है, माथापूरी करनी नहीं है, याद नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, याद हो जाएगा। अगर कन्फ्यूज हो तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। अनुसूचित का मतलब ये है कि जिसका नाम आरबीआई अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल है, वो अनुसूचित। जिसका नहीं है वो गैर अनुसूचित। और अनुसूचित 2 वाणिज्य और असहकारी। वाणिज्य का मतलब जो लाभ के लिए काम करे, वाणिज्य। सहकारी का मतलब जो ना लाभ करवाना ना नुकसान करवाना, वो सहकारी। ये आगे मैंने फर्दर बता दी, सार्वजनिक, निजी, विदेशी, अपने हिसाब से अब इतना पता चल गया आपको, बता दिया है। आगे चलते हैं थोड़ा सा अनुसूचित बैंकों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ चर्चा डिटेल से हो रखी है, आगे मैं बता देता हूँ आपको। सॉरी, देखो परिभाषा की बात करते हैं अनुसूचित बैंकों की बात। आरबीआई अधिनियम 1934, एक मिनट, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंदर जिनका नाम शामिल है वो कौन से हैं? अनुसूचित बैंक है। 5 लाख या ज़्यादा की पूंजी होगी, इनकी अगर चुकता पूंजी 5 लाख या इससे ज़्यादा है तो इनका नाम शामिल कर लिया जाता है, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब विशेषता क्या है? आरबीआई से उधार ले सकते हैं। अब क्या इनको भाई क्या मिल गया? अनुसूची में नाम शामिल करवाने से क्या मिल गया? तो ये आरबीआई से उधार ले सकते हैं, ठीक है। आरबीआई के नियमों का पालन अनिवार्य हो जाता है इनके लिए। अभी आरबीआई के नियमों के पालन के अनुसार काम करेंगे, पालन करना बहुत जरूरी है इनके लिए, ठीक है। और पालन करेंगे तो इसको फायदा भी हो रहा है ना, आरबीआई से ये कभी भी इमरजेंसी कुछ भी बड़े लोन ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है? अनुसूचित बैंक है। आगे बात करते हैं अनुसूचित बैंकों की। बता दिया मैंने, पहले बता दिया, वाणिज्यिक, सहकारी, इस प्रकार से ये डायग्राम वही है। एक बार आगे चलते हैं थोड़ा सा और वाणिज्य बैंकों की बात कर लेते हैं। वाणिज्य बैंक कौन से होते हैं देखते हैं। लाभ के उद्देश्य से काम करने वाले बैंक कौन से हैं? वाणिज्य बैंक है। और वाणिज्य बैंकों के कार्य क्या हैं? वाणिज्य बैंकों के कार्य देख लेते हैं। वाणिज्य बैंक के कार्य प्राथमिक कार्य और सहायक कौन कौन से हैं? देखो प्राथमिक कार्य कौन कौन से होते हैं वाणिज्य बैंकों के? ये जमा स्वीकार करते हैं। अगर आप गए बैंक के अंदर,
आपने 1000 रुपये जमा करवाने हैं, जमा करवाओगे, खाता खोल रखा है आपने, जमा करवाया तो जमा कर लेते हैं आपकी, तो ये जमा स्वीकार कर लेते हैं, मतलब आपकी जमा स्वीकार कर ली ना। ऋण प्रदान करते हैं, अगर आपको ऋण की जरूरत है, लोन लेना है, तो आप अपने बैंक में जाओगे और उस वहाँ से अप्लाई करोगे, उनकी कंडीशन के अनुसार जो भी कंडीशन है उस हिसाब से आप अपनी फुलफिल करोगे तो आपको लोन मिल जाएगा। साख का सर्जन करते हैं। साख का सर्जन मैंने पहले बताया था। साख का मतलब क्या होता है, देखो एक 100 रुपये जमा करवाता है, फिर इन 100 रुपये से बैंक दूसरे को 90 रुपये का लोन देती है, फिर ये जाके तीसरे को कुछ खरीद लेता है, ये जाके जमा करवाता है। इस प्रकार से ये साख चलती रहती है, ये साख का सर्जन करते हैं। तो मैंने साख अच्छी तरह पिछली वीडियो में बता दी थी, एक बार देख लेना पिछले, नहीं समझ में आए तो। आगे सहायक काम कौन कौन से हैं इनके, ये तो मुख्य काम है, करने ही हैं। उसके बाद सहायक काम, ये ATM डेबिट कार्ड वगैरह जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, ये अलग फैसिलिटी है ग्राहकों को देने की, ठीक है। वित्तीय समावेशन और जानकारी प्रदान करते हैं, निवेश करते हैं, बीमा लोकर आदि के अंदर काम करते हैं। जैसे आप अगर निवेश भी करना चाहो, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सब काम भी करते हैं, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए हैं बैंक, तो ये इनके सहायक काम है। समझ में आ गई बात। तो बैंकों के काम बता दिए आपको। वाणिज्य बैंकों का वर्गीकरण है, बता देता हूँ वर्गीकरण कैसे। देखो वाणिज्य बैंकों का वर्गीकरण पहले बताया, सार्वजनिक है, निजी है, विदेशी है, RRB है। इसके अंदर राष्ट्रीयकृत है, SBI, अन्य है। ये वर्गीकरण पहले चर्चा कर चुका हूँ मैं। आगे चलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात कर लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत बैंक वे आते हैं जिनके अंदर कुल शेयरधारिता का 51%, पहले बताया था 51% या इससे अधिक सरकार के पास होता है। अगर इनकी शेयरधारिता का मतलब, शेयर का मतलब क्या होता है, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं नहीं पता चलेगा। शेयर का मतलब देखो, शेयर का मतलब क्या होता है, सपोज कर लो ये कोई एक कंपनी है, ये एक कोई कंपनी है, इस कंपनी की जो कीमत है वो मान लो 1000 रुपये है। छोटी है, बहुत कम अमाउंट माना मैंने, बाकी करोड़ों में होते हैं, लाखों में होती है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ 1000 रुपये। अब इस 1000 रुपये को मान लो एक आदमी नहीं दे के 5 आदमी दे रहे हैं, 10 आदमी दे रहे हैं, तो इसको टुकड़ों में बांट दिया, 10-10 रुपये के शेयर कर दिए। 10-10 के कितने होंगे, 10 कैसे शेयर कर दिए, ठीक है। तो अब ये 10 रुपये का एक शेयर हो गया, इसका 10 रुपये का एक शेयर हो गया, समझ गए आप। 10-10 के इसके 100 शेयर हो गए, तो 10 रुपये का एक शेयर, तो 10-10 के इसके 100 शेयर हो गए, 100 × 10। अब जिसने भी इसके 50% से ज़्यादा, इसका मतलब 51 शेयर खरीद लिए, 51 का मतलब 510 रुपये जिसने दे दिए, उसके पास इसकी क्या आ गई, 51% तक के शेयर आ गए, मतलब 51% शेयर आ गए। तो ये एक शेयर हो गया, इसको हम शेयर बोलेंगे। इसकी जो कुल कीमत है ना, उस कीमत को हमने टुकड़ों में तोड़ा। अब वो हो सकता है आप 5-5 के में तोड़ लो तो 5 रुपये का एक शेयर हो जाता, आपने 100-100 के तोड़े तो 10 शेयर हो जाते। तो इसको जो टुकड़ा है ना, पूरी पूंजी को जो तोड़ा गया टुकड़ा, उसको शेयर बोलते हैं। और ये शेयर कोई खरीद सकता है, अगर सार्वजनिक क्षेत्र का है तो कोई खरीद सकता है, प्राइवेट का है तो उसके लिमिटेड लोग हैं, मैं आगे बता दूंगा। शेयर का मतलब समझ गए आप। और सार्वजनिक बैंक क्या होंगे, जिसकी शेयरधारिता, शेयर जिसकी 51% से ज़्यादा, 51% या 51% से ज़्यादा सरकार के पास होंगे, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाएंगे। इसका प्रबंधन नियंत्रण भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के अधीन ही होता है, क्योंकि शेयर 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट के हैं भाई, तो गवर्नमेंट ही करेगी नियम ज़्यादा। उदाहरण की बात करूँ तो मैं SBI को बोल सकते हैं, PNB है, BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। वर्गीकरण अगर इनका भी करें तो ये राष्ट्रीयकृत है, और SBI भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों राष्ट्रीयकृत ही हैं, ऐसे मान सकते हो आप। लेकिन SBI थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया, और कोई ज़्यादा नहीं है, इसको भी हम राष्ट्रीयकृत ही कहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करेंगे। राष्ट्रीयकृत का मतलब क्या है ये बता दिया मैंने। देखो निजी बैंक थे, कोई निजी बैंक थे, अगर उनका 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार ने खरीद ली, अधिग्रहण कर लिया, तो वो राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाएंगे। वर्तमान में संख्या इनकी 11 है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था इनका सबसे पहले 19 जुलाई 1969 के अंदर 50 करोड़ से अधिक जिसकी भी पूंजी थी, जमा पूंजी थी, वो 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मतलब कहानी को समझो कैसे। इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1969 के अंदर जिस बैंक की 50 करोड़ से अधिक जमा राशि थी, ऐसे बैंक 14 बैंक थे, और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था बैंक सरकार ने, मतलब उनके शेयरों को सरकार ने खरीद लिया था। फिर 15 अप्रैल 1980 के अंदर जिसकी 20 करोड़ से अधिक जमा राशि है, उस प्रकार के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोबारा कर दिया गया था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हो चुका है यहाँ तक, फिर आगे भी आएगा। अभी हाल ही का भी मुद्दा मैं चर्चा कर दूंगा। देखो राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों किया जाता है राष्ट्रीयकरण। वित्तीय समावेशन मैंने बताया था कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक, समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक बैंकिंग सेवा का उपलब्ध करवाना वित्तीय समावेशन, मतलब हर व्यक्ति बैंकों से जुड़ जाए, वो वित्तीय समावेशन है। सिंपल सा समझा रहा हूँ, हर व्यक्ति बैंकों से जुड़ जाए, बैंकों से जुड़ने का मतलब खाता खोल ले अपना, वहाँ से लेन देन शुरू कर दे, तो वो वित्तीय समावेशन कहलाएगा।
समझ गए। प्राथमिक क्षेत्र हेतु साख की उपलब्धता करवाने के लिए भी राष्ट्रीयकरण कराया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण करवाने के बाद में अब इनको गवर्नमेंट अपने हिसाब से रन कर सकती है। अगर निजी लोगों के हाथों में रहेगा तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे, वो ऐसे नहीं देखेंगे हमें लोन किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। वो विकास के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए लोन देंगे ज़्यादा, और लाभ के लिए देंगे तो निश्चित है असमानताएं समाज में बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। वो पिछड़े वर्गों को, किसानों को इनको लोन नहीं देंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र के हेतु साख उपलब्ध करवाना। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, कृषि वगैरह, उद्योग वगैरह छोटे आते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले। हरित क्रांति लाने के लिए और सूक्ष्म और लघु उद्योगों का विकास करने के लिए भी हमने राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है। 19 जुलाई 2019 को भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण को 50 वर्ष पूरे हो गए थे। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के 70% भागीदारी है। ये छोटी सी जानकारी थी। समाजवादी आधारित अर्थव्यवस्था को और झुकाव होने के कारण भी हमने राष्ट्रीयकरण किया है बैंकों का। अब देखते हैं हम, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, कुछ बैंक हैं, नाम है उनके, मैं बता देता हूँ। उनकी स्थिति है थोड़ी सी, एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, बाकी कोई ज़्यादा काम की है नहीं है। देखो, राष्ट्रीयकृत बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसके राष्ट्रीयकृत बैंक एक तो स्थिति की बात करते हैं। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये सॉरी बैंक ऑफ इंडिया है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक ही बात है, कोई बात नहीं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, और सिंडिकेट बैंक अभी केनरा बैंक में शामिल हो गया है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडिया बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, इंडियन बैंक में विलय हो गया है इसका। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, देना बैंक है, आंध्र बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है। ये आप देख सकते हो, कुछ ज़्यादा काम की नहीं है इसमें, समझ गए हो। ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची है। आपको अगर ऐसे देखना हो कि कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है तो देख सकते हो, इसके अंदर ये बैंक है। इसका मतलब कई बार ये भी होता है, अब आप जब बाहर कहीं कोई बैंक में जॉब भी करता है तो सुना होगा आपने कि ये प्राइवेट बैंक में काम करता है, ये सरकारी में काम करता है। तो यहाँ देख सकते हो, इन बैंकों में अगर कोई काम कर रहा है तो वो सब ऐसे मान सकते हो आप सरकारी हैं, एक तरह से सरकारी ही है वो। एक तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूर्णतः सरकारी है, पूर्णतः सरकारी होने का मतलब अलग है। ठीक है। तो जैसे पोस्ट ऑफिस है, वो है सरकारी, सरकार के अंग है वो। बाकी ये ऐसे सरकार के अंग नहीं होते हैं, इनके शेयर ही सरकार ने खरीदे हैं। तो लेकिन मान सकते हो आप, अगर कोई ये कहे कि मैं पीएनबी में काम करता हूँ तो मैं आप सरकारी हूँ, और आप बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता हूँ सरकारी नहीं है, तो इस आधार पर बता सकते हो कि ये अगर है तो सब एक जैसे ही है वो। आगे चलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं। ये थोड़ा सा बैंक हमारा देश का प्रसिद्ध बैंक है और अधिक यूजर बेस है इसके पास, तो एक बार इनकी चर्चा जरूरी है हमारे पास। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 को बताया था मैंने, गोरेवाला समिति की सिफारिश भी हुई थी। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके नामकरण के साथ होती है, उसका चेंज किया जाता है। हम मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान जो चेयर हैं दिनेश कुमार खारा हैं, इसके चेयरमैन है। एसबीआई अधिनियम के अनुसार एसबीआई में सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी 51% होनी चाहिए। ठीक है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक है। ये जीवन बीमा एलआईसी चलाता है, आपको पता है। फ्रांस के क्रोडिप्रेस के साथ ये समझौता है इस चीज़ में, जीवन बीमा चलाने में। विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं और 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय हैं। नाबार्ड में एसबीआई को स्वयं सहायता प्रबंधन संस्था का दर्जा दिया है नाबार्ड ने। ये कुछ जानकारी है एसबीआई के बारे में, आपको बता देता हूँ। एसबीआई की बात करते हैं और आगे। एसबीआई के संबंधित बैंक हैं कुछ, कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, जिसका जो 2008 में विलय कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, 2009 में इसका विलय कर दिया था। और 2017 में आपने भी सुना होगा, जैसे एसबीबीजे वगैरह था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर है, भारतीय महिला बैंक है। इन सब को क्या कर दिया था? एसबीआई के साथ विलय कर दिया। अब एसबीबीजे देखने को नहीं मिलेगा राजस्थान में आपको। ठीक है। हैदराबाद में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद देखने को नहीं मिल रहा होगा। मैसूर कर्नाटक की तरफ मैसूर बैंक नहीं मिल रहा होगा। ये क्या कारण है? क्योंकि ये सब पहले जब खोले गए थे उस टाइम पे एसबीआई के सहयोगी बैंक के रूप में खोले गए थे, और अब इनका विलय करके एसबीआई ही बना दिया गया है इनको। समझ गए यहाँ तक की बात? ये 1 अप्रैल 2017 में हुआ था। बाकी ये भी इनके सहयोगी बैंक थे, इनको पहले ही मिला लिया गया था 2008 में, 2009 के अंदर। आगे चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन 14 सदस्यीय केंद्रीय संचालन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें 1 अध्यक्ष होता है और 4 प्रबंधक होते हैं, 9 संचालक होते हैं। इसका जो प्रबंधन किया जाता है वो ये कमेटी है, इसके द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये बैंक इस समय सबसे अधिक गैर निष्पादित संपत्तियों वाला बैंक है। गैर निष्पादित संपत्तियाँ मैं आपको बता दूंगा आगे, थोड़ा सा बताता हूँ। एनपीए बोलते हैं इनको, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट। होता क्या है इसमें? आपने बैंक से लोन लिया, अब लोन लिया तो आप हर महीने इसकी किस्त चुकाओगे। ठीक है। जितनी भी किस्त बनती है आपकी वो हर महीने चुकानी होगी। अगर आप इस किस्त को
3 महीने से अधिक डिले कर देते हैं तो आपकी ये अमाउंट, लोन की अमाउंट एनपीए कहलाएगी। आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी इतना ही बहुत है। 29 जून 2007 को भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक को 59.7 हिस्सेदारी की, और ये अमाउंट है, कोई ज़्यादा आपको कोई काम की नहीं है। चलते हैं आगे, भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करते हैं। देखो अभी चलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, आरआरबी की बात करते हैं। देखो स्थापना आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात कर रहे हैं हम। स्थापना की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 में होती है। आधार क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत इनका स्थापना की जाती है। वर्तमान में इनकी संख्या 43 है और पहला आरआरबी है। प्रथम ग्रामीण बैंक मुरादाबाद यूपी में खुला था। आरआरबी के जो शेयर धारक है वो 50% केंद्र सरकार के पास होती है, 35% प्रायोजक बैंक के पास होती है और 15% इसकी राज्य सरकार के पास होती है। इसको समझा देता हूँ मैं। देखो आरआरबी है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खोले गए बैंक है। ठीक है, अब कैसे हैं? ये अधिनियम बता दिया, कौन से अधिनियम के द्वारा अधिनियमित हो रहे हैं? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये पहला बैंक बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। आरआरबी के शेयर धारक, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है। आरआरबी जहाँ भी होंगी, जितने भी होंगे, उनमें 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, 35% प्रायोजक बैंक की होगी और 15% राज्य सरकार की। यहाँ तक समझ आएगा। प्रायोजक बैंक की बात बताता हूँ। प्रायोजक बैंक कौन होगा? स्पॉन्सर बैंक। उसका मतलब ये है कि एक ऐसा बैंक, जैसे हो सकता है एसबीआई हो जाए, हो सकता है पीएनबी हो जाए, किसी बैंक का पीएनबी है, किसी का एसबीआई है, तो ये प्रायोजक बैंक जो होगा वो अपने पैसे लगाएगा 35%। अब क्या जिम्मेदारी होगी इस प्रायोजक बैंक की? जिम्मेदारी, इसको प्रायोजक बोल देंगे क्योंकि ये अपने पैसे देगा 35% इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी जिम्मेदारी ये है कि इस बैंक को यही रन करवाएगा, इस बैंक को यही रन करेगा। इसके कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, कर्मचारी उपलब्ध करवाना, इसके सारे काम यही देखा गया। काम को देखेगा कौन? ये एसबीआई देखेगा। अब समझ गए? तो इसको बोलते हैं प्रायोजक बैंक। आरआरबी की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन करना, कृषि क्षेत्र हेतु साख उपलब्ध करवाना और सूक्ष्म उद्योगों हेतु साख उपलब्ध करवाना। साख का मतलब ऋण मान सकते हो आप सीधा सा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास करना, वित्तीय समावेशन करना, कृषि क्षेत्र का विकास करना, उनको ऋण उपलब्ध करवाना, सूक्ष्म उद्योगों हेतु उसको ऋण उपलब्ध करवाना, ये इसके आरआरबी के उद्देश्य थे। अन्य तथ्य की अगर बात करें तो केसी चक्रवर्ती समिति की सिफारिश के ऊपर केंद्र सरकार द्वारा आरआरबी में 1340 करोड़ का रुपये दिए गए थे। सुधार, ये मतलब इनको पूंजीकरण की बात है, पूंजीकरण होता है, बता दूंगा हम आगे। सुधार हेतु स्वाभिमानी योजना चलाई गई थी इनको थोड़ा सुधार करने के लिए। आगे चलते हैं, निजी बैंक की बात करते हैं। ऐसे बैंक जिनमें 51% या इससे ज़्यादा निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी होती है। मैंने बताया था पहले भी, 51% से इससे ज़्यादा निजी क्षेत्र है, अर्थात 51% से कम, 51% से कम सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है, अर्थात गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, तो वो निजी क्षेत्र के बैंक कहलाएंगे। समझ गए आप बातें कि मैं ऐसे कहूँ वैसे कहूँ। आरबीआई द्वारा बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इन्हें लाइसेंस दिया जाता है और इसके उदाहरण में बताऊँ तो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सब क्या है? इसके निजी बैंक के उदाहरण है। 2019 के अंदर आईडीबीआई बैंक को सरकार ने एलआईसी को बेच दिया है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसको बेच दिया। आरबीआई का लाइसेंस, आरबीआई द्वारा इनको लाइसेंस जारी किया जाता है। 1993-94 के अंदर 10 निजी बैंकों को दिया गया था। 2003-04 के अंदर 2 को दिया गया, 13-14 में 2 को, बंधन बैंक कलकत्ता और आईडीएफसी फर्स्ट मुंबई बैंक को। ये कोई काम की चीज़ नहीं है आपको, बस ये है कि आरबीआई इनको लाइसेंस देता है, इतना ध्यान रखना है। विदेशी बैंकों की बात करते हैं। इसके अंतर्गत वे बैंक आते हैं जिनका अधिकांश हिस्से का स्वामित्व विदेशी नागरिकों के हाथों में होता है या उनसे संबंधित किसी संस्था के पास होता है। ठीक है, भारत में इन बैंकों को 1991 के बाद से कार्य करने की अनुमति मिली है। इससे पहले आर्थिक संकट आया 1991 में, आपको पता है। इसके बाद में भारत में इनको मंजूरी मिली है काम करने की, नहीं तो पहले नहीं थी। जैसे सिटी बैंक है, एचएसबीसी है, ये सब बैंक कौन से हैं? विदेशी बैंक है। वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किए गए समझौते के अनुरूप देश में विदेशी बैंकिंग इकाइयों को लाइसेंस देना आवश्यक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके मतलब कि समझौते हैं, उनके तहत ये आता है। WTO जब पढ़ाएंगे अच्छी तरह बढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ये मान लो कि WTO के पैमाने हैं और समझौते हैं, उनके अनुसार हमें दूसरे देशों के बैंकों को यहाँ काम करने की अनुमति देनी पड़ती है। आगे चलें तो नए प्रावधानों के अनुसार विदेशी बैंकों को भारत में अपनी प्रथम शाखा खोलते समय मात्र $10 मिलियन पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरी और तीसरी शाखा के विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता क्रमशः $10 मिलियन और $5 मिलियन होगी। ठीक है, भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंकिंग ब्रिटेन की सर्वाधिक शाखा 100 शाखाएं हैं। ये ब्रिटेन का बैंक है, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन का है, इसकी शाखाएं भारत में सबसे ज़्यादा है, 100 शाखाएं हैं। इसके पश्चात है हांगकांग शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन की 50 शाखाएं हैं, हांगकांग और शंघाई बैंक की हैं। भारत में क्या है तो भारत में सिटी बैंक की भी 43 शाखाएं कार्यरत है।
कतर के प्रमुख बैंक दोहा बैंक को भारत में काम करने का लाइसेंस दिया गया है। हाल ही में बैंक ऑफ चाइना को भी ये बात चल रही है लाइसेंस की, ठीक है। सहकारी बैंक की बात करते हैं अब। सहकारी बैंक कौन सी है, मैंने बता दी थी, जो लाभ और नुकसान के काम ऊपर काम नहीं करती, नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पे काम करती है, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। इनको कोई लाभ से मतलब नहीं है। ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं और सहकारी बैंक होते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक वो बैंक जो अल्पावधि के लिए लोन देते हैं, एक वो बैंक जो दीर्घावधि के लिए लोन देते हैं। जो अल्पावधि के लिए लोन देते हैं वो भी हैं 3 प्रकार के, दीर्घावधि के हैं वो 2 प्रकार के हैं, मैं बता दूंगा आगे। तो अभी हम अल्पावधि वाले देखते हैं कि अल्पावधि के लिए जो लोन देते हैं वो कितने हैं और कौन कौन सी हैं, 3 प्रकार के कौन कौन सी है। राज्य सहकारी बैंक बोलते हैं जिसको, जो राज्य के ऊपर हुआ। एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, इसको जिला सहकारी बैंक भी बोल देते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, जिला सहकारी बैंक, ठीक है, ये कहो, या फिर मैं इसको केंद्रीय सहकारी बैंक कहूँ। तो केंद्रीय सहकारी बैंक का मतलब जिले स्तर पे काम कर रहा है, केंद्र में काम कर रहा है। ये देखो राज्य है, नीचे गांव है और बीच में ये जिला है, तो ये केंद्र हो गया ना, इसलिए इसको केंद्रीय कहते हैं। बाकी वो सेंटर से मतलब मत समझ लेना, केंद्रीय सरकार उस प्रकार से मतलब नहीं समझना है इसका। आगे चलते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियाँ होती हैं, 3 प्रकार कौन कौन से हो गए, राज्य सहकारी बैंक, जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, ठीक है। एक एक की चर्चा कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इसको अभी थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे खत्म करेंगे इसको, इतना करके बाद में अगली क्लास में करेंगे। परिभाषा देखें, सहकारी बैंक ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो अपने सदस्यों द्वारा शासित होते हैं तथा बैंकिंग कार्यों में निष्पादित करते हैं। मतलब इसके एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप के द्वारा ये शासित होती है और उस अपने बैंकिंग कार्य करती हैं और अपने बिना लाभ के आशा के ये काम करती हैं, ठीक है। विशेषताएं क्या होती है, सहकारी बैंकों की संस्था संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा न होकर अलग अलग राज्यों द्वारा गठित सहकारी समिति नियमों के अंतर्गत होती हैं। ये संसद द्वारा नहीं, राज्य अपने अपने राज्य के हिसाब से गठित होती हैं और राज्य द्वारा ही सहकारी समिति के नियम बनाए जाते हैं, उनके तहत इनका गठन होता है। इसके विनियमन आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा और आंशिक रूप से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। आरबीआई के भी नियम चलते हैं थोड़े बहुत और इसके भी चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के माध्यम से इन बैंकों के विनियमन और निगरानी प्रणाली में बदलाव करने हेतु इन्हें पूर्णतः आरबीआई की निगरानी में ला दिया है, ठीक है। इन बैंकों का मूल उद्देश्य सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना है। मूल उद्देश्य क्या है, सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना है, लाभ कमाना इनका मूल उद्देश्य नहीं है। गैर अनुसूचित बैंकों की अगर बात मैं करूं तो ये बता दिया था आपको, वैसे फिर भी बताता हूँ। जो बैंक अनुसूचित नहीं है गैर अनुसूचित कहलाएंगे। विशेषता क्या होगी, बैंकों को वो सावधिक नगद कोष शर्तों को मानना पड़ता है। बैंकों को भी सावधिक नगद कोष मानना पड़ता है, लेकिन इस कोष को ये बैंक रिजर्व बैंक के पास रखने को बाध्य नहीं होता। होता क्या सावधिक कोष, देखो CRR की मैंने बात की थी, CRR SLR, ये कंडीशन बैंकों को माननी पड़ती हैं। लेकिन जो गैर अनुसूचित है उनको भी मानना पड़ता है, लेकिन ये CRR क्या होता था, आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता था। तो ये बाध्य नहीं है आरबीआई के पास जमा करवाने के लिए, अपने पास रख सकते हैं, बस इतना ही फर्क है इसमें। ये बैंक सामान्य कार्य बहुत उद्देश्यों हेतु रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए अधिकारी नहीं होते। मतलब अगर कुछ नॉर्मल काम हो गया तो रिजर्व बैंक से उधार नहीं ले सकते, किंतु असामान्य परिस्थितियों में ये रिजर्व बैंक से संपर्क करके उधार प्राप्त कर सकते हैं। देखो जो अनुसूचित बैंक होते हैं वो कभी भी जाके आरबीआई से लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बैंक नहीं जा सकते। असामान्य स्थिति पैदा होगी तो ही जा सकते हैं, तभी लोन मिलेगा, इनको नहीं मिलता है आरबीआई से। वित्तीय संस्थान, अन्य वित्तीय संस्थान भुगतान बैंक है, इनकी बात मैं एक बार बाद में करूँगा। मुझे लगता है अभी इतनी ही चर्चा बहुत है। अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो एक बार इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।